बचपन से मुझे डॉक्टर बनना था, ये सपना था मेरा। और मैं बिल्कुल हाजीपुर से ही 10th और 12th यहाँ से करी। आखिर बहुत बदल गया है पीएमसीएच, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहला सलाह तो मैं महिलाओं को ये देना चाहूँगी कि नाश्ता टाइम से करें। घर का सारा काम हो जाना चाहिए, पूजा पाठ हो जाना चाहिए, तब फिर वो आखिरी में अपना नाश्ता। तो वो करते करते ऑलमोस्ट 2 बज जाता है हम लोग को। महिला अगर फैमिली प्लानिंग कर रही है, गर्भवती होना चाह रही है, तो उनको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या केयर करना चाहिए अपनी? इनफर्टिलिटी जो बोलते हैं, ठीक है, बांझपन जो आप, तो आईवीएफ एक बहुत बड़ा वरदान है आज के जनरेशन के लिए। पुराने ज़माने में ये नहीं था, तो या तो लोग दूसरी शादी या फिर बिना मतलब बाल बच्चे का सुख नहीं मिल पाता था, जो ऐसे कपल्स थे जिनमें कुछ परेशानियां होती थी। लाइफस्टाइल बदल गया। पहले की औरतें ज़्यादा कर्मठ थीं, फिजिकल ज़्यादा वर्क करती थी। अब ज़्यादा बैठ कर के ज़िंदगी हो गई। पीसीओडी का प्रॉब्लम, हार्मोन, थायराइड का प्रॉब्लम पहले से बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ों, इनफर्टिलिटी का रेट तो बढ़ा ही है। अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ जाने पर हमको ऑपरेशन से बच्चे को जन्म कराया जाएगा, तो वो उससे डरती हैं और इस कारण से वो हॉस्पिटल में नहीं जा पाती। इस भ्रांति को आप कैसे देखती हैं और इसे कैसे खत्म करेंगे? सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब खुद से ब्रेस्ट को एग्जामिनेशन करना पता होना चाहिए। और अगर किसी भी तरह का सूजन या गांठ का शक उनको लगता है, तो वैसे केस में तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिल्कुल। कुछ लक्षण है जो ब्रेस्ट कैंसर का इशारा करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के बहुत सारा मिथ है। सब कुछ को लगता है कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग मुझे सफिशिएंट दूध नहीं होता, ये सबसे बड़ा मिथ है, जो कि नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग का सबसे की कॉन्सेप्ट ये है कि आप जितनी बार फीड कराएंगे उतना ज्यादा दूध होगा। अगर बच्चे का आईक्यू अच्छा चाहिए, अगर बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है। क्या ये गर्भ निरोधक गोलियां सुरक्षित हैं? लोग का ही प्रेशर है ये। किस हद तक माँ बाप को इतना मजबूर कर दिए हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने ही बच्चे की भ्रूण हत्या करके। हर एज की महिला का प्रॉब्लम है, किसी न किसी स्टेज पे उनका पीरियड्स जो है इरेगुलर होता है, और इसके लिए हम बोलेंगे कि डॉक्टर से मिलना बिल्कुल आवश्यक है। महिलाएं चाहे मासिक को लेकर के बहुत सारा सोच है समाज में कि मासिक आए महिलाओं को जैसे समाज से थोड़ा कट करके रखा जाता है। पूजा हो, मंदिर हो, हर चीज में। जिले का प्रॉब्लम बोलिए, स्टेट का बोलिए या देश का प्रॉब्लम बोलिए, महिला अगर 40 साल से कम उम्र की हो और कोई अगर कैंसर नहीं डिटेक्ट हो, तो बच्चेदानी नहीं हटवाना चाहिए। नमस्कार और स्वागत है आज के खास पॉडकास्ट नवगुरु टॉक शो में। और मैं हूं होस्ट नवनीत कुमार और आज बात करूंगा महिलाओं के स्वास्थ्य और सौंदर्य के बारे में। कभी आपने सोचा है कि आपकी छोटी छोटी आदतें आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है? अगर हाँ, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। मैं आज बात करूंगा कि कैसे एक मेडिकल फील्ड इतनी उलझी हुई है, लेकिन आज मैं उनका सरल और सुलभ तरीके से उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। मेडिकल फील्ड में जो समस्याएं आती हैं उसको सकारात्मक ढंग से कैसे बदलाव लाया जा सकता है, इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। और इस बातचीत को करने के लिए हमारे बीच आज की गेस्ट है एक जानी मानी कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट, जो कि हमारे बीच हैं शिखा प्रिया। डॉक्टर शिखा प्रिया, आपका स्वागत है नवगुरु टॉक शो में। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी, और अपने सारे श्रोतागण को मैं बिल्कुल नमस्ते करना चाहूँगी। आपने इस टॉक पे हमें बुलाया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अगर अपना कुछ नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। जरूर, बिल्कुल। और आपने एक लंबा समय अध्ययन के बाद आप डॉक्टर बनी हैं। आपका जर्नी कैसा रहा और आप कैसे डॉक्टर बनी? देखिए, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना था, ये सपना था मेरा। और मैं बिल्कुल हाजीपुर से ही 10th और 12th यहाँ से करी। और यहाँ से तैयारी करके मैंने 6 महीने के लिए मैं पटना आकाश गई थी। वहाँ मैंने 12th पास करने के बाद कोचिंग की थी, और उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन जो हुआ था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू में, तब सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करता था। 2009 में मैं कन्याकुमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु पढ़ने के लिए गई।
वहाँ से करने के बाद फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया, अपना पीजी जो है वो ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट में टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर से किया। और उसके बाद से मैं बिहार सरकार के साथ काम कर रही हूँ एज अ स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, और साथ साथ मैंने फेलोशिप भी कर रखा है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में। एट प्रेजेंट मैं एक सीनियर रेजिडेंट हूँ पीएमसीएच में, जी इसमें काम कर रही हूँ। पीएमसीएच की बात चल रही है, तो पीएमसीएच एक हमारे बिहार के सबसे मुख्य और प्रमुख हॉस्पिटल में गिनती आता है, जहाँ पे लोग मरीज ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं। आखिर बहुत बदल गया है पीएमसीएच, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पीएमसीएच तो देखिए बिहार में किसी मेडिकल लाइन का सुप्रीम माना जाता है पीएमसीएच, और ऑब्वियसली टर्शियरी सेंटर है। जो भी पेशेंट फाइनली बिहार के कोने कोने या दूर दराज से भी, दूसरे स्टेटों से भी रेफर होकर के पीएमसीएच आते हैं, नहीं कुछ तो हम पीएमसीएच भेजते हैं। और हम वहाँ के डॉक्टर्स इतने काबिल हैं कि सब लोग मिल करके मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वहाँ पे पीएमसीएच इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बदल रहा है। बिहार गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है पिछले कुछ सालों में। सिर्फ पीएमसीएच नहीं, बिहार के सारे मेडिकल कॉलेज, छोटे छोटे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो आपके सदर हॉस्पिटल हैं या फिर पेरीफेरी के हॉस्पिटल, तो पूरी हेल्थ सिस्टम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। पीएमसीएच का इंफ्रास्ट्रक्चर, नया बिल्डिंग स्टार्ट हो चुका है और अंदर का इंफ्रा बहुत ही अच्छा है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलने वाली है लोगों को पीएमसीएच। जी जी जी। और जैसे कि हम जान रहे हैं कि हॉस्पिटल की सुविधाएं तो बढ़ रही है, बहुत सारा बदलाव आ रहे हैं और इसमें सरकार की बड़ी भूमिका है जो इस पर ध्यान दिए। लेकिन मैं आम जिंदगी के बारे में बात करना चाहूँगा कि महिलाएं आजकल काफ़ी भाग दौड़ की ज़िंदगी जीती हैं। वो बाहर की भी काम करती हैं और घर की भी काम को पूरा करती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या उनके अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, इसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल सही आपका कहना है। महिला शुरू के जनरेशन से मैं ये बात बोलती आऊँगी कि महिलाएं जो है अपने आप को सबसे लास्ट रखती हैं, अपने हेल्थ, अपने आप को प्रायोरिटी सबसे आखिरी में देती हैं। उनको लगता है कि परिवार के लिए करना है, हस्बैंड हो गए, बच्चे हो गए, पूरे परिवार का जिम्मेदारी उठाकर उनका हेल्थ सबसे बाद में आता है। तो सबसे पहला सलाह तो मैं महिलाओं को ये देना चाहूँगी कि नाश्ता टाइम से करें, घर का सारा काम हो जाना चाहिए, पूजा पाठ हो जाना चाहिए, तब फिर वो आखिरी में अपना नाश्ता। तो वो करते करते ऑलमोस्ट 2 बज जाता है हम लोग को। उससे उनके शरीर पे बहुत असर होता है, पेट का परेशानी, हार्मोन का इम्बैलेंस, वीकनेस, बहुत सारा चीज। तो बिल्कुल महिला अगर स्वस्थ रहेंगी तो परिवार स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। और जैसा आप बता रही हैं, ये अधिकतर महिलाओं की समस्या है। गांव से लेकर शहर तक में अगर हम देखें तो महिलाएं ये सोचती है कि सारे घर के काम कर लूं, पूजा पाठ कर लूं, उसके बाद मैं खाना या कोई भी डाइट लूं। तो इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं उनको? एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, ब्लोटिंग गैस का प्रॉब्लम हो गया, फिर खान पान में भी क्या लेना है वो ढंग से पता नहीं है। शरीर के लिए प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत फर्क है महिला के शरीर में और जेंट्स के शरीर में। तो जो प्री मेनोपॉज, जब तक मेनोपॉज नहीं अटेंड किया और उसके बाद का टाइम बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो ऑब्वियसली दूसरी बड़ी चीज़ है कि हर महीने मासिक होती हैं, तो उनमें हीमोग्लोबिन की भी बहुत अनीमिया का प्रॉब्लम होता है। तो उनको अपना डाइट जो है बहुत सही रखना चाहिए, टाइम पे खाना खाना जरूरी है इस चीज़ के लिए। और दूसरा चीज़ है कि हार्मोन जो है, हार्मोन इम्बैलेंस भी अगर काफ़ी देर तक वो खाली पेट रहती हैं तो थायराइड से लेकर के प्रोलैक्टिन, बहुत सारा हार्मोन है, वो सब में चेंजेस आता है, तो उससे काफ़ी सारी परेशानी होती है। जी, और आपने सही कहा कि अगर स्वास्थ्य को ठीक ढंग से आप केयर नहीं करेंगे तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जन्म ले सकती है और वो छोटी सी आपकी जो समस्या है वो बहुत बड़ी बन सकती है। और मैं बात करूंगा कि अभी जैसे कोई फैमिली प्लानिंग कर रहा है, कोई महिला अगर फैमिली प्लानिंग कर रही है, गर्भवती होना चाह रही है, तो उनको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या केयर करना चाहिए अपनी? देखिए, जो इसको अगर अंग्रेजी में हम बोले तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कहते हैं। गर्भ धारण करने से पहले 2-3 तरह की टेस्ट होती हैं और कुछ दवाएं होती है अगर उसका सेवन महिलाएं करें, जैसे फॉलिक एसिड होता है। तो फॉलिक एसिड अगर कोई भी महिला प्रेगनेंसी प्लान करती है तो 3 महीने पहले से उनको कम से कम फॉलिक एसिड डेली लेना शुरू कर देना चाहिए। और दूसरा चीज़ है थायराइड टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट वगैरह हो गया, हार्मोन टेस्ट है, ये सब चीज़ अगर वो पहले करा लें तो उससे अगर थायराइड वगैरह की बीमारी होगी तो वो पहले पता चल जाएगा उसको, वो पहले उसकी दवा लेना, या फिर चीनी की बीमारी अगर है तो सबका दवा वो सेवन पहले करना शुरू कर दे सकती है। अच्छा।
और उनको ज़्यादा ख्याल भी रखना। फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से, फॉलिक एसिड की कमी से मस्तिष्क और रीढ़ के बनावट में प्रॉब्लम हो जाता है, और अंग का बनना जो है शुरू के 3 महीने में ही होता है। जी। तो अगर महिलाएं पहले से इसका सेवन करती रहेंगी तो बहुत तरह की जो बनावटी दोष बच्चे में होता है उसको रोका जा सकता है। बिल्कुल। और गर्भावस्था के दौरान उनको कौन कौन से आहार पर ध्यान देना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए उनके आहार के क्षेत्र में? देखिए, बैलेंस डाइट कहेंगे, बैलेंस डाइट जैसे कि अनाज हो, जो भी सीजनल फल हो, प्रोटीन में आपको वेज नॉन वेज दोनों अगर देखा जाए तो मीट मछली अंडा हो गया, या फिर छोला चना राजमा छेना वो सब का सेवन करें, हरी सब्जियां खाएं, और खास करके हीमोग्लोबिन का बहुत सही रहना जरूरी है। तो जो हरी सब्जियां होती हैं आयरन रिच होती हैं, डेट्स हो गया, तो वो सब चीज़ का सेवन ले, दूध ले अच्छे से, तो ये सारे आहार लेना चाहिए। और नहीं करने का तो उसके लिए बोलेंगे कि शुरुआत में जैसे भारी काम भारी वजन, शुरू के 3 महीने में थोड़ा प्रिकॉशन लेना होता है। और तो वो सब कोई ऐसी कोई दवा है जो पहले से ले रही हैं जो कि गर्भ के दौरान नहीं लेना पड़ता है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको बंद कर देना चाहिए। तो ये इन बातों पे खासकर गर्भावस्था के समय में उन महिलाओं को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और साथ में मैं देखता हूँ कि कोई भी डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज जाता है तो जैसे आपने बताया कि खाना ये होना चाहिए, प्रोटीन या ये आयरन होना चाहिए, लेकिन वो ये सब नहीं बताते बल्कि उनको दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आपको दवा लेना है। ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग मरीज से मिलते हैं तो 1 मिनट रुककर उनको ये सारी सलाह तो जरूर देते हैं। बिल्कुल। और होना भी चाहिए। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अगर वो भोजन से ही उन सारी चीज़ों को, विटामिन प्रोटीन को प्राप्त कर ले तो दवाइयाँ खाने की जरूरत है नहीं, ये बात गलत है। आयरन और कैल्शियम का सेवन तो करना बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसे भी जैसे जैसे जो ब्लड है ऑलमोस्ट 1.5 गुना बढ़ जाता है शरीर में, तो हीमोग्लोबिन घटता है, और कुछ बीमारियों में हीमोग्लोबिन घटने की टेंडेंसी, तो आयरन का सेवन करना 3 महीने के बाद, कई बार डिलीवरी के भी 3 महीने बाद तक जरूरी होता है, और कैल्शियम का भी सेवन करना। नहीं तो उसके बाद महिला अगर वो सब का सेवन नहीं करती है तो डिलीवरी के बाद उसको बहुत कमजोरी होगी। अगर उनको खाने से नहीं पूरा हो रहा है, खाना और साथ साथ कुछ मेडिसिन, वो दोनों जरूरी है जी, क्योंकि पूरा जो जितनी जरूरत है उनके शरीर के लिए अगर खाने से नहीं पूरा हो रहा है तो उस चीज को हम दवाई से पूरा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, दवाई हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल। और अभी आईवीएफ का एक क्रांति आ गया है, आईवीएफ लोग अपना रहे हैं, क्या ये सुरक्षित है और कैसी महिलाओं को इसे अपनाना चाहिए? देखिए, इनफर्टिलिटी जो बोलते हैं, ठीक है, बांझपन जो आप, तो आईवीएफ एक बहुत बड़ा वरदान है आज के जनरेशन के लिए। पुराने ज़माने में ये नहीं था, तो या तो लोग दूसरी शादी या फिर बिना मतलब बाल बच्चे का सुख नहीं मिल पाता था, जो ऐसे कपल्स थे जिनमें कुछ परेशानियां होती थी। लेकिन अब साइंस इतना रिसर्च आगे बढ़ चुका है कि हमारा जनरेशन जो है बहुत ही इस चीज़ के लिए समझिए कि उसको बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है कि आईवीएफ जैसी चीज़ आई है। तो ऐसे ऐसे लोग जिनको बच्चे का सुख नहीं मिलता वो अब मिलना पॉसिबल है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और हाँ, हर दम इनफर्टिलिटी का रेट जो है वो पिछले समय से अब बढ़ा है, क्योंकि अब माँ जिस उम्र पे कंसीव करती हैं कई बार वो बहुत आगे का रहता है। लाइफस्टाइल बदल गया, पहले की औरतें ज़्यादा कर्मठ थीं, फिजिकल ज़्यादा वर्क करती थी, अब ज़्यादा बैठ कर के ज़िंदगी हो गई। पीसीओडी का प्रॉब्लम, हार्मोन थायराइड का प्रॉब्लम पहले से बढ़ गया है, तो ये सब चीज़ में इनफर्टिलिटी का रेट तो बढ़ा ही है। तो वैसे सिचुएशन में आईवीएफ कुछ ऐसे कंडीशन जैसे कि अगर किसी महिला की दोनों नली बंद हो, पीसीओडी का प्रॉब्लम चल रहा हो जो कि दवा से नहीं ठीक हो रहा हो, या फिर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो जिसमें कि कुछ कारण नहीं पता चल पा रहा हो और शादी हुई काफ़ी साल हो गया, फिर हस्बैंड का जो सीमेन काउंट है वो बहुत लो है, तो ऐसा सिचुएशन में तो आईवीएफ बहुत हेल्प करता है जी। और क्या आईवीएफ सरकारी अस्पतालों में इसकी सुविधा है? आईजीएमएस में इसकी सुविधा है फिलहाल, तो आईजीएमएस सरकारी अस्पताल वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें आईवीएफ की सुविधा उपलब्ध है। आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है बिहार गवर्नमेंट पीएमसीएचओ अलग अलग हॉस्पिटल हो, तो फील्ड तो एक्सपैंड करेगा ही। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि सरकारी अस्पतालों में भी इसकी सुविधाएं सरकार मतलब शुरू कर दी है, और इससे गरीब जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे जो गरीब परिवार है,
वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, इनफर्टिलिटी जो है, बांझपन जो है, वो उसमें 20% लोग को ही आईवीएफ लगता है। 80% लोग में अगर उसका कारण पता चल जाए तो बहुत सारी दवाएं हैं, जांच है, जिससे भी सब कुछ ठीक हो सकता है। जी, यानी सबको जरूरत नहीं, हर इनफर्टाइल कपल को आईवीएफ की जरूरत नहीं होती। कई बार सिंपल सा दवा होता है, उससे भी वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल। और अगर वो जागरूक हो, आपके पॉडकास्ट को देखकर वो समझ सकते हैं कि हाँ, हम पहले तो डॉक्टर से दिखाएंगे, अगर हमारी जरूरत लगे तब हमको आईवीएफ के तरफ जाना होगा। और ये काफी महंगा होता है, कितना खर्च होता है? देखिए, उसमें एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मेमोरी में, पर लाख रुपए से ऊपर की ही है। उसमें मुझे सुनने में आता है कि दवाएं काफी महंगी होती है। जी। आधे खर्च उसके दवा के होते हैं। हाँ। आईवीएफ के लिए जो दवा लगती है और जो सेटअप होता है आईवीएफ का, वो काफी महंगा होता है। उसके लिए स्पेशलाइज्ड आपके पास लैब होना चाहिए, जिसमें वो कंट्रोल ट्रांसफर हो, एम्ब्रियो ट्रांसफर हो सके, और मतलब वो सब फ्रीजिंग हो सके जी। इस कारण से भी उसका कॉस्ट महंगा हो जाता है। और जैसे अभी मैं देखता हूँ, या कुछ महिलाओं से मैंने बात किया, तो उनकी समस्या ये होती है कि उनको पहले से माइंड में ये बैठा हुआ है कि हमको अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ जाने पर हमको ऑपरेशन से बच्चे को जन्म कराया जाएगा, तो वो उससे डरती हैं और इस कारण से वो हॉस्पिटल में नहीं जा पाती। इस भ्रांति को आप कैसे देखती हैं और इसे कैसे खत्म करेंगी? देखिए, अच्छे हॉस्पिटल से क्या संदर्भ है, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम की हूँ और गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है सरकारी अस्पतालों में भी सिजेरियन सेक्शन का रेट को बढ़ाने का। जी। क्योंकि ये फैक्ट है। देखिए, अब वो जमाना नहीं है जब एक इंसान को 8 से 10 बच्चा होता था। अब हर किसी को 1 या 2 बच्चा ही रखना है, और वो एट द एंड ऑफ डिलीवरी माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ निकले। तो मैक्सिमम केसेस में तो जो वैजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होती है। बट वो वर्ड गलत है, नॉर्मल डिलीवरी। लोग को लगता है कि वैजाइनल डिलीवरी ही नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। कई बार कॉम्प्लिकेशन को अब काफ़ी चीज़ें कि अब पेरेंट्स भी रिस्क बहुत नहीं लेना चाहते, और डॉक्टर्स अब चूंकि सुविधा बढ़ गई है, अब हमारे पास अच्छे एंटीबायोटिक्स, एनेस्थीसिया, और मतलब बहुत सारे सदर से लेकर के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में भी इसका सुविधा बढ़ते जा रहा है। तो सिजेरियन सेक्शन कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा अगर डिलीवरी हो तो वो कांच में जाए। तो वो सेफ्टी को देखते हुए जहाँ कोई दिक्कत हो वहाँ पे हाँ सिजेरियन करने के लिए डॉक्टर अवेलेबल है, तो सिजेरियन सेक्शन के लिए बोलते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है, चूंकि हम लोग काम किए हैं। लोग को लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी ही सही है और आखिरी दम तक उसका कोशिश करना चाहिए। कई बार बच्चे पर रिस्क होता है, समझाने पे भी लोग जल्दी तैयार नहीं होते हैं। हाँ, जैसे उन लोगों को लगता है कि अगर हॉस्पिटल में गए तो वो डॉक्टर हमको पहले से तो रेट जरूर बढ़ा है, और एक बार सिजेरियन तो बार बार सिजेरियन, ये बात तो हो ही गया है। क्योंकि उसका ट्रायल लेना जो रिस्क है, अब कोई भी रिस्क अगर आपको ही समझाया जाएगा कि बच्चे पे ये सब रिस्क है, इसके धड़कन गड़बड़ हो रही है, बच्चे का अगर धड़कन गड़बड़ होता है, बच्चे अगर उसके जो पानी में लाइकर में बच्चे का पॉटी आने लगता है, या फिर बच्चा उल्टा है, तो ये सब कारणों से पहले ये सब चीज का भी नॉर्मल डिलीवरी होता था, या फिर बच्चा आखिरी में जाके ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया घंटों रह करके लेबर में और वो नहीं गया, तो वैसे कंडीशन में अब ऑपरेशन कर दिया जाता है। पहले इन सब का भी नॉर्मल डिलीवरी कराया जाता था, और कई बार बच्चे खराब होते थे। अगर आपके 8 बच्चे हुए तो उसमें से 1-2 बच्चे तो प्रसव के दौरान खराब हो गए, या फिर उसके महीने के अंदर में नुकसान हो गए। लेकिन अब जब लोग 1 या 2 बच्चे ही रखना चाहते हैं तो कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। और अब हम इंडिया का या फिर पूरे वर्ल्ड का टारगेट जो है कि न्यूनेटल मोर्टेलिटी जो है, बच्चे जो 1 महीने के अंदर जो मर जाते हैं, उसको रेट को कम से कम किया जाए। तो उस रेट को कम से कम करने के लिए एक उपाय है कि हम लोग सिजेरियन सेक्शन इस चीज में करते हैं। तो कहीं ना कहीं एट द एंड अगर माँ और बच्चे आपको सुरक्षित मिल रहे हैं, तो हमको लगता है कि किसी को भी डॉक्टर पे विश्वास करते हुए वो देखना चाहिए कि सिजेरियन कराए। और दूसरी चीज होती है कि फिजिकल कैपेसिटी, पेन बियरिंग कैपेसिटी। वो जो महिलाएं रहती हैं जो दिन भर बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उनका फिजिकल पेन बियरिंग कैपेसिटी, और एक सेडेंटरी लाइफ में जहां आप कुछ नहीं उठाते, कोई काम नहीं करते, उनका पेन बियरिंग कैपेसिटी भी बहुत डिफरेंट हो जाता है लेबर में। जी, जैसे आपने बताया अभी कि कुछ कारण होते हैं तभी उनको ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है।
लेकिन उन महिलाओं को ये लगता है कि बहाना बनाकर जानबूझकर हमको बताया जाता है कि उल्टा हो गया, उसको टट्टी हो गया, तो इस कारण से आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये जो भ्रांति बैठी हुई है उनके मन में, उसको निकालने की जरूरत है हमको लगता है। बिल्कुल, अगर आप अस्पताल पहुंच रहे हैं और डॉक्टर वहां पे आपको कह रहे हैं तो उन पे विश्वास करना चाहिए। जी जी। और अभी हाल फिलहाल में देखे तो स्तन कैंसर का मामले बहुत बढ़ गए हैं महिलाओं में, और कैसे वो पहले से प्रिकॉशन ले और कैसे समझें कि ये मेरा उस तरफ जा रहे हैं हम, तो पहले से वो अपने आप को प्रिपेयर, चाहे वो डॉक्टर के पास जा सके। तो कुछ तो उसका शुरुआती लक्षण होंगे जिनके बारे में आप बता सकती हैं। बिल्कुल, देखिए हर महिला को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब खुद से ब्रेस्ट को एग्जामिनेशन करना पता होना चाहिए। और अगर किसी भी तरह का सूजन या गांठ का शक उनको लगता है तो वैसे केस में तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिल्कुल। कुछ लक्षण हैं जो ब्रेस्ट कैंसर का इशारा करते हैं, उसको ध्यान देना चाहिए। अगर किसी भी तरह का गांठ महसूस हो रहा है, गांठ या सूजन है, या फिर निपल से किसी भी तरह का डिस्चार्ज आ रहा है, चाहे वो खून हो या किसी तरह का तरल मतलब सब्सटेंस आ रहा है, कोई लिक्विड आ रहा है उससे, या फिर स्किन में चेंजेस आ रहा है, जैसे पीयूडी ऑरेंज बोलते हैं, नारंगी के छिलके में जैसा रहता है वो सिकुड़न, उस तरह का कोई चेंजेस अगर ब्रेस्ट में आ रहा है, या फिर निपल का अंदर आ जाना, रिट्रैक्शन होना, उस तरह का कोई चेंजेस है, या फिर कांख में भी किस तरह का गांठ दिख रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआती लक्षण है, अगर उस पर केयर नहीं किए तो ये और बढ़ सकता है। बिल्कुल। और ब्रेस्ट कैंसर एक तरीके से बहुत ही वैसा कैंसर है जिसमें महिलाओं को बचाया जा सकता है काफी आगे के स्टेज तक भी। तो वो पहले डिटेक्ट हो तो उसको ऑपरेशन वगैरह हो करके मतलब उसको ठीक किया बचाया जा सकता है, क्योंकि ये बाहरी पोर्शन होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर छोड़ देने से वो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो मतलब जनरली लक्षण को शुरू में पकड़ लिया जाए तो हम पहले ही पता कर सकते हैं। जी। और प्रसव के बाद महिलाओं को किन किन जैसे बदलाव आते हैं, उनको क्या देखभाल करना चाहिए और उनको क्या केयर करना चाहिए प्रसव के बाद? देखिए, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा चेंज होता है डिलीवरी के बाद। नवजात शिशु का केयर करना, उसकी पूरी जिंदगी का फोकस उसके बाद बच्चा हो जाता है, जिसके साथ उसको जिंदगी भर जीना है। तो पोस्टपार्टम फेज है, इसमें पहला चीज तो है कि डिलीवरी के तुरंत बाद अपने वीकनेस भी काफी होता है, ब्लीडिंग होती है, तो अनीमिया, उसके बाद भी बहुत सारा आहार और दवा की जरूरत होती है। कैल्शियम जब तक भी महिलाएं कम से कम 6 महीने तक अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं पूरी तरीके से, तो कैल्शियम का सेवन करना चाहिए उनको। डाइट सही रखना चाहिए, नहीं कि प्रेगनेंसी के दौरान तक ही हमको और एक्स्ट्रा कैलोरी लेने की जरूरत थी, डिलीवरी के बाद भी उतनी ही जरूरत होती है उनको, क्योंकि शरीर जो है दूध बनाता है, तो वैसे में अगर वो पूरी तरह से आहार नहीं लेंगी तो इसमें शरीर कमजोर होने लगता है। दूसरा चीज है कि कॉन्ट्रासेप्शन का भी ध्यान रखना चाहिए। कम से कम 1.5 महीने के बाद किसी भी तरह का गर्भ निरोधक चीजें यूज करनी चाहिए। गोली तो नहीं बोलेंगे, सुई वगैरह आती है, तो उस तरह की चीजें यूज करनी चाहिए ताकि तुरंत गर्भ न धारण करें, क्योंकि तुरंत गर्भ धारण करने से शरीर और कमजोर होता चला जाता है जी। तो इसका जानकारी होना चाहिए। और आजकल थोड़ा और भी ज्यादा कॉमन है पोस्टपार्टम डिप्रेशन करके आता है फेस, जिसमें कि महिलाएं जो हैं उस नए बदलाव जिंदगी के उसको जल्दी नहीं, क्योंकि पहले अब पुरानी जैसी महिलाएं नहीं हैं। महिलाएं जो थी वो पढ़ती लिखती और बिल्कुल लड़के लड़की के बराबर में अब लोग पढ़ा रहे हैं। तो लेकिन जिम्मेवारी जो है डिलीवरी के बाद महिलाएं बच्चे देखने का बिल्कुल है, तो कई बार उसमें अगर तुरंत नहीं ढल पाई तो उसके कारण पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी आजकल बहुत कॉमन है। तो वैसे सिचुएशन में किसी भी तरह से बहुत उदास रहने लगे, या फिर ठीक से बोल नहीं रही है, बच्चे से थोड़ी सी अलग है, तो वैसे केस में डॉक्टर को दिखवाना चाहिए। और आपने फीडिंग की बात की, मिल्क फीडिंग आजकल का फैशन हो गया है कि उनको निपल पकड़ा देना बच्चे को, या दूध माँ का नहीं पिलाना। नहीं, ये थोड़ा काउंसलिंग का जरूरत है। हर माँ जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है, थोड़ा सा काउंसलिंग करने, क्योंकि देखिए कुछ चीजें मिथ होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के, बहुत सारा मिथ है। सब कुछ को लगता है कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग मुझे सफिशिएंट दूध नहीं होता, ये सबसे बड़ा मिथ है, जो कि नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग का सबसे की कॉन्सेप्ट ये है कि आप जितनी बार फीड कराएंगे
उतना ज्यादा दूध होगा। लेकिन उनको क्या लगता है, वो ऊपर से देने लगती है ये सोचते हुए कि बच्चा तो रो रहा है, हमको दूध नहीं देना चाहिए। बच्चे का एक ही लैंग्वेज है, उसको रोने के अलावा कुछ नहीं आता है। वो अगर सुसु भी करेगा, पॉटी भी करेगा, वो उसको अगर पेट में दर्द भी होगा, अगर उसको भूख भी, उसको नींद भी आएगी तो बच्चा रोता है। अगर बच्चा पूरी तरह से दिन भर में 6 बार पेशाब कर रहा है, उसका वजन गेन हो रहा है, अगर वो लैट्रिन ठीक तरीके से कर रहा है, तो मतलब कि आपको दूध सफिशिएंट हो रहा है। उसके लिए उनका डाइट अपना बढ़ाना जरूरी है, और बार बार खासकर नाइट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रात के टाइम में अगर, क्योंकि रात में प्रोलैक्टिन हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन होता है, तो अगर वो बार बार दूध पिला रही हैं और आहार सही ढंग से ले रही हैं तो दूध बनेगा। उनको कॉन्फिडेंस रखना है कि हर माँ जो है सेवन, लोग मतलब अलग अलग बात लोग करते हैं। कई बार आसपास की महिलाएं, मैंने जो गौर किया, कई बार आसपास की महिलाएं हैं वही उनको डिमोटिवेट कर देती हैं कि तुम या तो निप्पल ठीक से नहीं बना है, तुमको दूध बच्चा तुम्हारा पकड़ नहीं रहा है, एंटीबायोटिक से दूध को सुखा दिया गया है, ऊपर का दूध दे दो, तुमको दूध कम हो रहा है, बच्चा रो रहा है। ये आसपास के लोग मतलब उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। लेकर हर महिला सक्षम है ब्रेस्ट फीडिंग कराने में। बिल्कुल। और जब जो गाय है, बछड़ा है, उनको तो ऑप्शन नहीं है बाहर से मिल्क देने का, तो दुनिया का हर जानवर जब अपना दूध दे सकता है तो एक महिला क्यों नहीं ब्रेस्ट फीड कर सकती है। बिल्कुल, ये जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। और हमको आजकल बड़े बड़े शहरों में जैसे लैक्टेशन कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या अलग से, क्योंकि मैक्सिमम गायनेकोलॉजिस्ट लोग की भी बात करेंगे, लोग डिलीवरी तक ध्यान देते हैं और पीडियाट्रिशियन बच्चों के ध्यान देते हैं, लेकिन बीच का जो है कनेक्शन जो है ब्रेस्ट फीडिंग का, इसकी जानकारी बहुत लोग नहीं दे पाते हैं, तो वो चीज लैक हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी चीज है बच्चे के लिए, शुरू का 2-3 दिन का मिल्क कोलेस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृत की तरह है, जो बिल्कुल पानी की तरह आता है। कई बार पुराने जमाने में तो ये कहा जाता था कि ये खराब दूध है, इसको फेंक दो, लेकिन वो शुरू के 3 दिन का दूध इतना इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, उसमें बहुत सारा आपको एंटीबॉडीज होता है जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है। तो अगर किसी की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 1 घंटे के अंदर में, कहा जाता है गोल्डन आवर होता है, 1 घंटे के अंदर में उसको ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करा देना चाहिए जी। और अगर किसी का अगर सिजेरियन सेक्शन, तो भी आसपास के लोग उसको मदद कर सकते हैं। 24 घंटे तक महिला उठती नहीं है, लेकिन तो भी वो लोग चाहते हैं तो उसको ब्रेस्ट पंप के थ्रू कर सकते हैं इनिशिएट उसका ब्रेस्ट फीडिंग। तो मैंने तो जहाँ तक देखा है अपने पेशेंट्स में ऑलमोस्ट 100% रेट है कि सारे के सारे ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, चाहे वो सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी। आपको काउंसलिंग करना होता है पेशेंट को। बिल्कुल। और ये मतलब बच्चों को दूध पिलाना, अपनी माँ का दूध पिलाना, ये ज्यादा जरूरी है। और आपने जैसा बताया, ये बच्चों को क्या फायदा करता है, उनकी जो बच्चे की माँ का जो दूध है वो, देखिए हर इंसान, माँ अगर ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क जो है, बिल्कुल उसमें उसका जो प्रोटीन कंटेंट है, उसका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, वो ह्यूमन के हिसाब से बना है जी। गाय का दूध आप नहीं दे सकते हैं छोटे बच्चे को, नवजात शिशु को, उसका फैट कंटेंट, उसका प्रोटीन कंटेंट अलग होता है, उसको पचाने में, उसके मस्ती। अगर बच्चे का IQ अच्छा चाहिए, अगर बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है। और WHO तो कहती है कि 2 साल तक 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जिसमें पानी भी नहीं देना है बच्चे को, माँ का दूध देना है, और 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स के साथ आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कहिए, और 2 साल तक वो कहते हैं जी। जो बच्चे, वो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जो माँ का दूध पीते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसे हर माँ को अपनाना चाहिए। और आज के फैशन में इस बात को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा आराम, लोग को आराम चाहिए। हमको लगता है ब्रेस्ट फीडिंग तो पीडियाट्रिशियंस भी है, डॉक्टर्स बिल्कुल मना करते हैं, सॉरी बॉटल फीडिंग लोग मना करते हैं, पीडियाट्रिशियन हो या फिर जो भी डॉक्टर्स हो, उससे अगर उसको साफ ढंग से नहीं किया जाए तो बच्चे को पेट के इन्फेक्शन भी हो जाते हैं जी। और जैसा कि हम लोग प्रचार देखते हैं टीवी पर गर्भ निरोधक गोलियां का, और क्या ये गर्भ निरोधक गोलियां सुरक्षित हैं? और जैसे अगर कोई डॉक्टर को भी अगर ऐसा कुछ अपनाना होता है तो क्या अपनाती हैं? तो देखिए, गर्भ निरोधक गोलियां बेसिकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, तो इसका अलग अलग यूज होता है। एक तो आपका गर्भ निरोधक आप बोले कॉन्ट्रासेप्शन का यूज है, उसके अलावा आपको अगर बताया जाए तो ये दवाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं। जैसे आज के ज़माने में लोग को PCOD का प्रॉब्लम हो रहा है, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, मेंसेस का इरेगुलरिटी हो रहा है, टाइम पे मासिक नहीं आ रहा है, वो सब चीज़ में ये जो दवा है OC पिल्स वो मदद करती है। प्लस गर्भ
तुरंत नहीं धारण भी करने देती है। लेकिन गर्भ निरोधक गोली जो है हम लोग डिलीवरी के तुरंत पश्चात, जब तक माँ जो है दूध पिला रही है बच्चे को, नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा। उसके लिए फिर अलग तरह का ऑप्शन है, जैसे कॉपर टी हो गया या फिर कुछ इंजेक्शंस हो गए जो कि 3-3 माह पे देते हैं। सरकारी सब जगह अवेलेबल है अंतरा का इंजेक्शन, तो वो सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो किसी भी तरीके से माँ के हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बच्चे के हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अगर कोई बर्थ स्पेसिंग करता है, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करता है, तुरंत अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो माँ का भी स्वस्थ शरीर सही है और बच्चे के लिए भी सही है। अगर एक बच्चा दूध पी ही रहा है और फिर से माँ गर्भवती हो जाती है तो उसका भी तो आहार एक तरह से उस पर ध्यान नहीं पूरी तरह से दिया जाता है। तो दोनों केस में गर्भ निरोधक गोलियां जो हैं वो बहुत सेफ चीज़ है। एक बस कुछ कंडीशंस, जैसे कि किसी को हार्ट की बीमारी है, लिवर का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो वैसे कंडीशंस में अवॉइड करना चाहिए। उसको डॉक्टर से पूछ करके ही लेना चाहिए ये सब दवा। तो वो उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे किस कंडीशन में लेना है। जी। अगर गर्भ धारण नहीं करना तो और क्या क्या विकल्प है? जैसे मतलब कॉपर टी हम सुनते हैं, चाहे और भी कुछ होगा जो आप बता सकती हैं, तो विकल्प क्या है उसमें? वही बता रहे ना कि एक तो तुरंत में यूज होता है, जैसे पुरुषों के लिए भी कुछ कॉन्ट्रासेप्शन का तरीका होता है, कॉन्डम यूज करते हैं। महिलाओं के लिए जैसे हो गया, तो महिलाओं के लिए आपका ओसी पिल्स का सेवन हो गया। ये तो शॉर्ट टर्म है, ये डेली की गोलियां हो गई। अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो उसमें इंजेक्शंस आते हैं, 3 साल का इंजेक्शन आता है इम्प्लेनॉन, जो कि हाथ में इंसर्ट कर दिया जाता है। उसके अलावा कॉपर टी है, 5 साल 10 साल के लिए कॉपर टी लगाया जाता है। इंजेक्शंस आती हैं, दूध बच्चे को दूध पिलाने वाले महिलाओं के लिए 3-3 महीने का इंजेक्शंस आता है, जो 3 महीने पे लेने की जरूरत है उनको, जो कि अंतरा नाम से आता है। और छाया गोली भी होती है, जो सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाएं सब अवेलेबल है। और जिनका भी फैमिली कंप्लीट हो गया है तो हर सरकारी अस्पताल में स्टेरिलाइजेशन जो है, परमानेंट स्टेरिलाइजेशन, फीमेल या मेल दोनों लोग के लिए ऑप्शन है, तो वो करा सकते हैं लोग, जिसके लिए सरकार पेशेंट को पैसा देती है। अच्छा। ये करवाने के लिए। जी। तो ये अपनाना चाहिए। और सरकारी अस्पताल भी आज काफी आधुनिक हो गए हैं और वहाँ भी ये सारी सुविधाएं हैं, वहाँ जाकर इन सारी सुविधाओं को उठाना चाहिए। बिल्कुल, सरकार बहुत सारी बहाली कर रही है स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, जो कि गांव-गांव में जाकर के काम कर रहे हैं। जी। तो और प्लस सुविधा भी बहुत सारी प्रदान कर रही है, तो फैसिलिटी काफी सारी हैं, लोग अगर इसका सही से यूज कर सकें। जी। और आप डॉक्टर हैं, काफी मरीजों को रोज देखती हैं, तो आखिर उन मरीजों में ऐसी कौन सी कॉमन चीज आप देख रही हैं आजकल के समय में कि सबके साथ वो कॉमनली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? तो उस प्रॉब्लम के बारे में आप बताइए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम। लोग बैठ कर रहते हैं ज्यादा, फिजिकल एक्टिविटी कम है, जिसके कारण लोग का वेट गेन हो रहा है। प्लस मोबाइल का आदत, रात की नींद खराब है, ये सब के कारण हार्मोन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो हार्मोन का प्रॉब्लम है तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम आज के डेट में ज्यादा बढ़ गई हैं। जी। तो इसके लिए क्या? तनाव भी है, स्ट्रेस के कारण भी, स्ट्रेस का भी एक है, भागदौड़ भरी जिंदगी है, सब कुछ कर लेना है। हाँ। तो आखिर लाइफ स्टाइल एक बड़ा मायने रखता है, जो आपके सारी बीमारियों को जन्म दे रहा है। बिल्कुल, कम से कम 2-3 चीजें तो बिल्कुल होने चाहिए कि आप बिल्कुल बैलेंस्ड आहार लें, हेल्दी फूड और हेल्दी मतलब एक्सरसाइज करना चाहिए। कम से कम 30 मिनट में हर महिला को कहूँगी कि रोज एक्सरसाइज करना चाहिए उनको। तो उनका अगर वेट कंट्रोल रहेगा तो हार्मोन सही रहेगा। सही से नींद लें, मोबाइल का जितना कम से कम यूज कर सकें। जी। और मोबाइल यूज भी कारण बन सकता है उनके स्वास्थ्य पर। बिल्कुल, स्ट्रेस है, उसके कारण दूसरों की जिंदगी के देख करके दुखी हैं, क्योंकि पर्दे पे आपको लोग सिर्फ अपनी अच्छी चीज दिखाते हैं और फिर बहुत सारी निगेटिविटी है। आजकल ओटीटी चैनल्स हैं जिसपे इतना ज्यादा क्राइम और बहुत तरह का अब्यूज दिखाया जाता है, वो सब भी निगेटिविटी फैला रहा है हर जगह। तो ये सब का बहुत गलत असर पड़ता है हमारे दिमाग पे। तो स्ट्रेस है, नींद की कमी है, तो ये सब के कारण हमारी जिंदगी पे फिर बैठे हैं ना, दिन में मोबाइल लेकर के बैठे हैं, काम कम कर रहे हैं, वर्कआउट कम हो रहा है इस कारण से भी। और बहुत सारी महिलाओं को ये मन में है कि हमारा बच्चे होने के बाद या ऑपरेशन होने के बाद मेरा वजन गेन हुआ है। तो ये क्या सच है कि बच्चे होने के बाद वजन गेन होता है?
हाँ देखिए, तो नॉर्मल प्रोसीडियर है। कोई भी मदर जो है प्रेगनेंसी में तो मिनिमम 11 to 16 समझिए केजी वेट गेन होना जरूरी है। बच्चे के लिए भी सही है। और लेकिन कई बार अगर मदर जो है अच्छी तरह से स्तनपान कराती है बच्चे को, तो फिर धीरे धीरे बॉडी जो है कैलोरी शरीर से यूज करता है, तो वो वेट फिर धीरे धीरे, जो मदर 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उसका वेट लॉस होना है। अच्छा। और दूसरी चीज क्या है कि पता नहीं है कि वजन कम कैसे करना है डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद हमको खान पान क्या रखना है, वजन बढ़ता है तो वजन घटता भी, उसके लिए एक्सरसाइज करना, उसके लिए आहार बदलना होता है। अच्छा। तो वो सबसे फिर वेट लॉस होगा। तो वजन तो बढ़ना नॉर्मल चीज है। फैट डिपोजिशन एज के साथ तो बढ़ता ही है, मेटाबॉलिज्म क्योंकि स्लो होता चला जाता है। अगर वो केयर करें, एक्सरसाइज करें, खाना सही समय पर लें, तो उनका वजन प्रोटीन का सेवन सही से करें, कार्बोहाइड्रेट, फैट, बाहर के जंक फूड्स को अवॉइड करें, तो बिल्कुल सही उनका वजन पे असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और कन्या भ्रूण हत्या के मामले, जबकि ये कानूनी अपराध है, पीएनडीटी एक्ट के अनुसार इसमें सजा भी है, लेकिन फिर भी लोग जो है तकनीशियन जो अल्ट्रासाउंड के होते हैं उनसे मिली भगत करके ऐसा कुकृत्य करते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? ये तो बहुत ही घिनौनी सोच है समाज का जी, जो कि हम हर रोज देखते हैं। एक मेल चाइल्ड का चाहत ऊपर से नीचे हर तबके में है। और अल्ट्रासाउंड हो, जो भी टेक्नोलॉजी आया वो किसी जांच बीमारी को ढूंढने के लिए बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका गलत उपयोग हुआ, लिंग जांच करके उसको खराब करने का। तो जो खराब कर रहे हैं वो अपने ही बच्चे को खराब कर रहे हैं। तो अब उनकी सोच के बारे में आप क्या कहिएगा? लोग अभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अगर मुझे सिर्फ लड़की ही बच्ची होगी तो मेरा जिंदगी क्या होगा। वो जन्म से एक डिलीवरी, गायनेकोलॉजिस्ट इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगी। जब पहला डिलीवरी होता है तो समाज जो है वही, मतलब महिला के पैदा होने से कोई खुश नहीं होता है। ये फैक्ट है जी। बहुत कम लोग हैं, या तो उनका पहला बच्चा हुआ या फिर उनको पहले से बेटा है तो वो खुश हुए, लेकिन अधिकतर लोग जो है वो खुशी देखने के लिए नहीं मिलती जी। अगर उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई तो उनको लगता है कि हम बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिए। तो जब सोच वही है, किस हद तक समाज का ही प्रेशर है ये, किस हद तक माँ बाप को इतना मजबूर कर दिए हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने ही बच्चे की भ्रूण हत्या करके। ये तो बहुत बड़ा कुकृत्य हम मानते हैं। और उसमें टेक्नीशियन या फिर सरकार वो तो दूर की चीज है, बट जो माँ बाप खुद ही कर रहे हैं अपने बच्चे की भ्रूण हत्या, उसके लिए आप क्या, वही समाज है ये समाज है, समाज का प्रेशर है। हर किसी को एक लड़का होना चाहिए, नहीं तो इमेजिन नहीं कर पाते उनका बुढ़ापा कैसा होगा। बिल्कुल। और ये सामाजिक हम बुराई कहते हैं, इसमें बदलाव होना चाहिए। बेटी भी ऐसा नहीं होता कि वो आपके वंश को नहीं चला सकती, चाहे वो और काम नहीं कर सकती। जिनको बेटा है वो अपने आप ही सोचे कि क्या बदलाव हो गया, ऐसा क्या अचीवमेंट आपने कर लिया, क्या बड़ा तो आपका हो गया। हाँ बिल्कुल। और बेटी भी आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र को वो छू रही हैं और कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। तो ये सोच को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, ये समाज का एक सोच है और जिसका नतीजा है ये जी। और हम तो चाहेंगे कि समाज में ऐसे बदलाव आए और अपनी बेटियों को भी उतना ही। हम ऑलमोस्ट हर रोज एक माँ को मरते देखते हैं सिर्फ इस चाहत में कि उसको एक बेटा हो जाए, चाहे वो गोली खा करके आती है, एमटीपी किट खा करके आती है, या फिर कोई हार्ट डिजीज की पेशेंट है जिसको एक बच्चा है, उसको बच्चा और नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ वो चाहत क्या है, उसको भी एक बेटा होना चाहिए। और आगे जाके कॉम्प्लिकेशन होकर के रोज दिन हम एक मरीज देखते हैं जो कि मरी, और सिर्फ कारण क्या है, उसको बेटा चाहिए और बच्चे चाहिए। 3 सिजेरियन करा लिया, तीनों लड़की थी, लेकिन और चाहिए क्यों? क्योंकि बेटा नहीं है, चाहिए। हाँ। तो उसमें कारण कॉम्प्लिकेशन हो रहा है बहुत कुछ। तो वो सोच इतनी है कि लोग को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, वो अपने ही भ्रूण की हत्या कर रहे हैं। और ये कानूनी अपराध है। हमको लगता है कि समाज भी उस तरह से देखता है, बहुत नीचा देखता है अगर किसी को सिर्फ बेटी रहती है तो। लेकिन इसमें सजा 3 साल है, 50,000 का जुर्माना है, ये बहुत कम है। हमको तो लगता है कि और सजा होना चाहिए कि लोग
इसको करने से डरे। अब हमको पता नहीं कि कितने साल लगेंगे और जब तक जाके ये चीज बिल्कुल बंद होगा। जी, और ये मानसिकता है, हम समझते पूरे समाज का मानसिकता है जो बदलना बहुत जरूरी है। आईवीएफ से ही बच्चा चाहिए, लेकिन आईवीएफ में गारंटी है कि लड़का ही निकलेगा। लड़का हो, हाँ। बच्चा एक भी नहीं है, लेकिन एक जो निकले वो लड़का ही होना चाहिए। तो ये मेंटालिटी जो हम लोग हर रोज देखते हैं। बिल्कुल। और जैसे पीरियड में अनियमितता बहुत ज्यादा आजकल देखने को मिलता है, चाहे इसको इग्नोर भी करती हैं महिलाएं, तो क्या ये इग्नोर करने से उनको क्या क्या समस्या हो सकती है, और इसे तुरंत क्या डॉक्टर से मिलना जरूरी है? अगर इसमें इस समस्या को अगर कारण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी आप चर्चा करें। देखिए, शुरू का ये जब किसी लड़की को फर्स्ट टाइम पीरियड्स आता है और जब तक उसका पीरियड्स मेनार्की से लेके मेनोपॉज तक, तो ये हर एज की महिला का प्रॉब्लम है। किसी न किसी स्टेज पे उनका पीरियड्स जो है इरेगुलर होता है, और इसके लिए हम बोलेंगे कि डॉक्टर से मिलना बिल्कुल आवश्यक है। एटलीस्ट अगर कुछ नहीं है तो आपको काउंसलिंग होगा, अगर कुछ है तो आपका कुछ जांच होगा, कुछ अल्ट्रासाउंड है, कुछ थायराइड की जांचें होती हैं, हार्मोन की टेस्ट होंगी, आपका हीमोग्लोबिन जांच होगा, उसमें कुछ अगर परेशानियां निकलेंगी तो उसका इलाज हो जाएगा। कई बार स्ट्रेस भी फैक्टर होता है, कई बार आपका वेट गेन फैक्टर होता है, कई बार ओवर एक्सरसाइज भी फैक्टर होता है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण मेंसेस का इरेगुलरिटी होता है, और बिल्कुल मिलना चाहिए इसके लिए डॉक्टर को, इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी। और थायराइड के कारण भी क्या ये अनियमितता आती है क्या? बिल्कुल, थायराइड बढ़ने या घटने दोनों के केसेस में महीने का मासिक का परेशानी आता है। यानी जो भी थायराइड की मरीज हैं वो इसके लिए केयर करे, और अगर ऐसी समस्या आती है तो तुरंत डॉक्टर से मिले। बिल्कुल जी। और अपने जैसे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी कई भ्रांतियां हैं, उसे आप कैसे खत्म करना चाहेंगी? आपके लिए कौन सा लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है जिसे खत्म करना चाहिए? देखिए, हर स्टेज पे बोला जाएगा, महिलाएं चाहे मासिक को लेकर के बहुत सारा सोच है समाज में कि मासिक आए महिलाओं को जैसे समाज से थोड़ा कट करके रखा जाता है, पूजा हो, मंदिर हो, हर चीज में। इसको पुरानी सोच थी कि मासिक के खून को एक गंदा खून समझा जाता था, लेकिन बात वो नहीं है। वो तो हर साइकिल में समझिए कि गर्भ धारण करने के लिए महिला तैयार होती है, अगर नहीं धारण कर पाई तो वो बच्चेदानी का दीवाल है जो कि शेड होके गिर जाता है और मासिक के रूप में बाहर, ये कोई गंदा खून नहीं है। फिर उसको लेकर के टैबू और भी बहुत सारी चीज है कि मासिक के दौरान नहाना नहीं चाहिए, तो पेन किलर नहीं यूज करना चाहिए, बहुत सारी चीजें। तो ये तो मेंसेस को लेकर के बहुत सारे मिथ्स हुए। फिर आपको आगे भी है, गर्भ धारण करते हैं तो सिम्टम को लेकर के होता है कि ये करेंगे तो लड़का होगा, ये करेगी तो ये चीज, ये सिम्टम आ रहा है तो लड़के, ये सब बहुत सारा भ्रांति है इसको लेकर के। फिर आजकल के ज़माने में मैं बहुत बार मैसेज सोसाइटी को देना चाहूँगी कि महीने का इरेगुलरिटी हर महिला को किसी न किसी स्टेज पे होता है। डॉक्टर से मिले, लेकिन अब जिले का प्रॉब्लम बोलिए, स्टेट का बोलिए या देश का प्रॉब्लम बोलिए, महिला अगर 40 साल से कम उम्र की हो और कोई अगर कैंसर नहीं डिटेक्ट हो तो बच्चेदानी नहीं हटवाना चाहिए। अच्छा। जल्दी बच्चेदानी नहीं हटवाना चाहिए। बच्चेदानी का सूजन, बच्चेदानी में गोला, बच्चेदानी के मुंह का कुछ परेशानी, कुछ भी हो तो हर चीज का कई बार मेडिकली भी इलाज होता है। उस चीज को जितना, अगर आंख में खुजली हो तो आप आंख तो नहीं हटवाते हैं। बच्चेदानी का काम सिर्फ बच्चा पैदा करना ही नहीं है। अगर किसी का फैमिली कंप्लीट हो गया और आपको थोड़ी बहुत भी परेशानी बच्चेदानी को लेकर के हो रही है तो आप अपना बच्चेदानी हटाने मत जाइए। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इतने सारे नॉन मेडिकोज इन साइड क्वैक हॉस्पिटल चल रहे हैं जहां दिन रात का ये धंधा है, और पीएमसीएच से ज्यादा हिस्टेक्टमी जो है एक एक गली कुची मोहल्ले में हो रहा है, छोटे छोटे नर्सिंग होम्स में। तो वो चीज, वो आप सर्वाइकल कैंसर, अगर ये डराया जाता है कि भाई तुम्हें कैंसर हो जाएगा, ये ऑपरेशन करा लो, खासकर जो नहीं पढ़ी लिखी महिला है अगर, तो उन लोग में ज्यादा ये डर बैठा हुआ रहता है। इतनी कम उम्र में वो लोग गर्भ धारण करते हैं, 22-23 साल में उनका पूरा बच्चा फैमिली कंप्लीट हो जाता है, 28-30 साल में बच्चेदानी हटवाने के लिए चले आते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी परेशानियां हैं। जो बूढ़ी वो 50 साल में होती वो अभी हो जाएगी, हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, हड्डी खोखला होना शुरू हो जाएगा, चेहरे पे गर्मी लगना, बहुत तरह की परेशानियां आती हैं।
तो सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, पैप्समेयर टेस्ट हो या एचपीवी टेस्टिंग जो भी हो, तो 30 साल से ऊपर की जो भी महिलाएं हैं 3 से 5 साल पे उसको करा, कम से कम लाइफ टाइम में एक बार तो स्क्रीनिंग कराए वो। अगर कुछ तरह का परेशानी उसमें निकलता है तो फिर उसका इलाज आगे कराएं। अगर वो सब टेस्टिंग ठीक है तो बिना मतलब के सिर्फ मासिक के अनियमितता के कारण बच्चेदानी को ना हटाएं। बिल्कुल, और आपने तो बहुत बड़ी बात कही कि ये दोनों जो परेशानी है, गांव घर में हर महिलाएं सोचती कि हमको पीरियड्स है तो हम पूजा नहीं कर सकते, हम ये नहीं काम कर सकते, हम वो खाना बनाने नहीं जा सकते, और इस भ्रांति को खत्म करने की जरूरत है। दूसरा बात आपने कहा बच्चेदानी, ये बहुत बड़ी समस्या है, हम तो समझते हैं। और देखिए, महीना बंद होने का उम्र जब आता है मेनोपॉज, उससे 5 साल से पहले ये सब परेशानियां शुरू हो जाती हैं। दिखवाना जरूरी है, उसका कुछ जांच लेना जरूरी है। अगर बायोप्सी जांच आपके डॉक्टर बोलते हैं उसको लीजिए, उसमें कोई दिक्कत आए तो आप ऑपरेशन कराइए। कई बार हमारे पास महिलाएं आती हैं कम उम्र की, 28 साल की, बोलती मेरी माँ का भी बच्चेदानी निकाल दिया गया था, मेरा भी निकाल दीजिए। उनको दिमाग में बैठा है कि अब हो गया है काम तो हटा दीजिए, इससे ही ठीक हो जाएगा, जबकि वो आपके लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल। बच्चेदानी को जितने चाहे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर 40 साल से कम उम्र की महिला का अगर आप बच्चेदानी हटाते हैं तो आप उसका प्रूफ दिखाइए। कई बार सरकारी हॉस्पिटल से भी हम लोग, बहुत सारे नर्सिंग होम में इस चीज का छापा पड़ता है देखने के लिए कि बच्चेदानी क्यों हटाया जा रहा है। आप दूर दराज के वैशाली जिले के एक छोटे तबके में चले जाइए जहां बच्चेदानी को हटाया जा रहा है। एक छोटे छोटे नर्सिंग होम में रोज 2-3 ऑपरेशन बच्चेदानी का हो रहा है, पीएमसीएच से ज्यादा हो रहा है जी। क्यों? उनको जरूरत है भी कि नहीं, कौन चेक कर रहा है? तो इस चीज का शिकार नहीं बने और जागरूक रहें जी। और छोटे जगहों में ऐसे ज्यादा इसलिए होते होंगे कि ऑपरेशन के उनको पैसे मिलते होंगे, बहुत सस्ते दर पे वो लोग कर। अब तो आयुष्मान कार्ड आ गया है, लोग फ्री में अपना बच्चेदानी हटा लेंगे क्या? अगर सरकार पैसे नहीं दे रही है, मतलब सरकार, उनको पैसा नहीं लग रहा है और हॉस्पिटल को पैसा मिल रहा है, तो आपके अपना बच्चेदानी हटा लीजिएगा। नहीं, भगवान का दिया हुआ आपका कोई अंग आप काट के ऐसे ही हटा लीजिए। अपेंडिक्स और यूट्रस 2 ऐसा चीज है डिलीवरी के बाद लोग को लगता है इसका कोई यूज नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा कॉमन ऑपरेशन से जो पेरिफेरी में होता है, जो है या नहीं है कोई नहीं जानता है। जरूर। और आप, जैसे मैं जान रहा हूं कि आप कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप आखिर ये क्या है, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट क्या है, जो आज की महिलाएं इसको जानना चाहेंगी? देखिए, एक मेन ऑप्शन गायने से बहुत सारी ब्रांचेस निकली, उसमें से सबसे जो नवजात और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांच जो कहेंगे वो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी है आज के डेट में। और इसमें बहुत तरह की परेशानियां जो हैं उसका निवारण होता है इसमें। अब जैसे बताना, जो बदलाव उम्र के साथ महिलाओं में हो रहा है उसको ठीक करने का एक उपाय है। इसके लिए कुछ चीज़ों में सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है, कुछ में मशीनें आजकल बहुत सारी नई तकनीक की आ गई, उनसे भी इलाज होता है। तो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में जैसे महिला का बार बार गर्भ धारण करने से 2-3 बच्चे हो गए, नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हुआ या फिर सिजेरियन से भी, तो धीरे धीरे उसके जो लिगामेंट्स है वो सारे कमजोर हुए, उनको पेशाब का दिक्कत होना शुरू हुआ। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको खांसते छींकते पेशाब छूट जाता है, तो ये सारी चीजों का भी इसमें ट्रीटमेंट होता है, जिसको यूरिन इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस या मिक्स्ड हो या अर्ज, बाथरूम जाते जाते उनको पेशाब छूट जाता है, इन सारी चीज का ट्रीटमेंट हुआ। फिर उम्र के साथ जब मेनोपॉज होता है तो वजाइना में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, उसको वापस से रिस्टोर करने का ट्रीटमेंट है। ड्राइनेस होने लगता है, बहुत सारा पेन होता है, तो सबको ठीक करने के लिए ये ट्रीटमेंट होता है। कई बार बार डिलीवरी होने के कारण रास्ता जो है ढीला हो जाता है, उसकी टाइटनिंग का ट्रीटमेंट होता है इसमें। और एक तरह से पूरा सा रिजुविनेशन, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है ये। आप यंग लड़कियों में अगर देखा जाए तो किसी में अगर किस तरह का दोष है जिसके कारण उसका कॉन्फिडेंस कम है, या फिर बहुत सारी ऐसी महिला होती हैं जिनका रास्ता भी नहीं बना होता है, तो उनको बनाने का तरीका ऑपरेशन के थ्रू होता है। तो ये सारी जो ट्रीटमेंट होती है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के अंदर आती है। चलिए, ये जानकारी बहुत लोगों को नहीं होगा और इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो ये मतलब जरूरी जानकारी उन तक पहुंच रही। और आपने विभिन्न मुद्दों पर बात किया, वो महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित हर जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा की, और ये काफ़ी उन लोगों के लिए उपयोगी, उन महिलाओं के लिए उपयोगी होगा जो कि
ये सारी समस्या फेस करती हैं कभी ना कभी। जी। तो आपने सारी बातों को स्पष्ट रूप से कहा, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप इस संख्या स्टूडियो में बैठी हैं और नवगुरु टॉक शो ये चल रहा है, और हम लोग काफ़ी उत्साहित थे कि आप आ रही हैं और ये सारी जानकारी दे रही हैं। आपको आकर यहाँ कैसा लगा और क्या अनुभव रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बुलाने के लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत धन्यवाद करूँगी। और मेरा हर जनरेशन का अपना एक सोच होता है, तो हमारे जनरेशन के गायनेकोलॉजिस्ट, उनका एक क्या सोच है वो अब आपके माध्यम से हम लोग तक पहुँचा रहे हैं उस चीज़ को। जी। तो डॉक्टर पे विश्वास रखें, और मैं डॉक्टर बन करके वापस अपने ज़िले में काम कर रही हूँ, तो बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि मेरा स्टेट और मेरा जो ज़िला है उसकी महिलाएं बिल्कुल स्वस्थ रहें। हर स्टेज की महिला बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो और अपना स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान। मैं चाहूँगी कि वैशाली ज़िला जो है उसकी हर महिला अपना सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग कराएं और उस चीज़ में अवेयर हों, ताकि एक ऐसा कैंसर है जिसको रोका जा सकता है। जी। वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन के बारे में बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी कि 9 साल से 45 साल की उम्र तक की महिलाएं वैक्सीन ले सकती हैं, और सरकारी अस्पतालों में भी अब फ्री में वैक्सीन अवेलेबल हो रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के। तो वो सारा कुछ ले, और कोई भी महिला का जान अनअवेयरनेस से नहीं जाए। वो अपना बिल्कुल ख्याल रखें। सरकार बहुत मेहनत कर रही है, हम डॉक्टर उनका बहुत मदद करना चाहते हैं, अच्छे सोच रखते, तो उसके लिए मैं आप लोग का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि पब्लिक हम लोग को सुन पा रही है आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा प्रिया मैडम हैं और इन्होंने सारी बातें कही है, आपके लिए उपयोगी होगा। और इसी तरह आप देखते रहें ये पॉडकास्ट, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।